लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 8वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शाम के वक्त बरामदे के टब से जूही की खुशबू आ रही थी। बिखरे हुए बादलों के भीतर से स्निग्ध आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे। आज चारू ने बाल नहीं संवारे, कपड़े भी नहीं बदले, खिड़की के पास अंधेरे में बैठी है। मृदु मंद हवा उसके खुले बालों को उड़ा रही है और उसकी आंखों से जो पटपट आंसू गिर रहे हैं उसका उसे होश ही नहीं। इतने में भूपति ने कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा अत्यंत उदास था और हृदय भाराक्रांत। भूपति के आने का ये समय नहीं था। अखबार के लिए लिखकर और प्रूफ देखकर अंतःपुर आने में उसे अक्सर देर हो जाती है। आज शाम के बाद ही वो मानो किसी सांत्वना की आशा से चारू के पास चला आया। भूपति ने कुछ आश्चर्य के साथ पुकारा, चारू। भूपति की आवाज से चौंककर चारू चट से उठ बैठी। उसने ये नहीं सोचा कि भूपति आ रहे हैं। भूपति ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए स्नेहार्द्र कंठ से कहा, अंधेरे में तुम अकेली बैठी हो जो, मंदा कहाँ गई? चारू जैसी की आशा कर रही थी, आज दिन भर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। वो निश्चित जानती थी कि अमल आकर माफी मांगेगा। उसके लिए तैयार होकर वो प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में भूपति के अप्रत्याशित कंठ स्वर से मानो वो अपने को संभाल न सकी, एक बारगी रो पड़ी। भूपति ने घबराकर और व्यथित होकर पूछा, चारू, क्या हुआ चारू? क्या हुआ है ये बताना मुश्किल है। ऐसा हुआ अभी क्या है? कोई खास बात तो हुई नहीं। अमल ने अपनी नई रचना उसे ना सुनाकर मंदा को सुनाई है। इस बात को लेकर वो भूपति के पास क्या शिकायत करे? सुनने से भूपति क्या हंसेंगे नहीं? इस छोटी सी बात में जबरदस्त शिकायत का विषय कहाँ छुपा हुआ है? इसको ढूंढ निकालना चारू के लिए असाध्य है। बिना कारण वो इतना दुख पा रही है, ये बात पूरी तरह से समझ में न आने से उसकी वेदना और भी बढ़ गई है। भूपति, बताओ ना चारू, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने क्या तुम पर किसी तरह का अन्याय किया है? तुम तो जानती ही हो कामकाज के झंझट में किस कदर फंसा रहता हूं। अगर तुम्हारे मन को किसी तरह चोट पहुंचाई हो तो वो जानबूझकर नहीं पहुंचाई। भूपति ऐसे विषय में पूछ रहा है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं, और इसलिए चारू भीतर ही भीतर और भी अधीर हो उठी। उसके ऐसी मन में आने लगी कि भूपति इस समय उसे किसी तरह से छुटकारा दे दे तो वो बच जाए। भूपति ने दूसरी बार भी कुछ उत्तर न पाकर फिर स्नेहसिक्त स्वर में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास आ नहीं पाता चारू, इसके लिए मैं अपराधी हूं। मगर अब ऐसा न होगा। अब से दिन रात अखबार के पीछे न पड़ा रहूंगा। मुझे तुम जितना चाहती हो उतना ही पाओगे। चारू अधीर होकर बोली, इसलिए नहीं। भूपति ने कहा, तो किस लिए? कहकर पलंग पर बैठ गया। चारू विरक्ति के स्वर को छिपा न सकी, बोली, अच्छा अभी रहने दो इसे, रात को बताऊंगी। भूपति क्षण भर स्तब्ध रहकर बोला, अच्छा अभी रहने दो, और धीरे से उठकर बाहर चला गया। उसे खुद कुछ कहना था सो भी नहीं कह सका। भूपति एक तरह का क्षोभ लेकर बाहर चला गया और ये बात चारू से छिपी न रही। उसके मन में आई कि वापस बुला ले, पर बुलाकर कहेगी क्या? अनुताप उसके कलेजे में छिद सा गया, पर कोई प्रतिकार उसे ढूंढे न मिला। रात हुई। चारू ने आज खूब जतन से भूपति की थाली सजाई और पंखा हाथ में लिए बैठी रही। इतने में उसने सुना कि मंदा ऊंचे स्वर से पुकार रही है, बिरजू, बिरजू। और बिरजू नौकर के आ जाने पर पूछ रही है, अमल बाबू खा चुके क्या? बिरजू ने जवाब दिया, खा चुके। मंदा ने कहा, खा चुके और तू पान नहीं ले गया जो? मंदा बिरजू को खूब डांटने लगी। ठीक इसी समय भूपति अंतःपुर में भोजन करने बैठा। चारू पंखा करने लगी। चारू ने आज प्रतिज्ञा की थी कि भूपति के साथ वो प्रफुल्लता और मिठास के साथ खूब बातें करेगी। बातचीत का विषय पहले से ही सोचकर वो तैयार हुई बैठी थी, पर मंदा के कंठ स्वर ने उसका विस्तृत आयोजन तोड़ फोड़ दिया। भोजन कराते समय भूपति से वो एक भी बात न कह सकी। भूपति भी अत्यंत विमर्श और अन्यमनस्क था। उसने अच्छी तरह खाया भी नहीं। चारू ने सिर्फ एक बार पूछा, कुछ खाते तो हो ही नहीं? भूपति ने प्रतिवाद करते हुए कहा, क्यों,
कम तो नहीं खाया। सोने के कमरे में दोनों के पहुंचने पर भूपति ने कहा, आज रात को तुम क्या कहने को थी? चारू ने कहा, देखो, कुछ दिनों से मंदा का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे यहां रखने की अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। भूपति, क्यों, क्या कर डाला? चारू, अमल के साथ वो इस ढंग से पेश आती है कि देखने वालों को शर्म आ जाए। भूपति ने हंसकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? अमल अभी लड़का ही है, उस दिन का। चारू, तुम तो घर की खबर कुछ रखते नहीं, सिर्फ बाहर की खबरें ही बटोरते फिरते हो। कुछ भी हो, बेचारे भैया के लिए मुझे सोच है। उन्होंने कब खाया, कब नहीं खाया, मंदा इस बात की खोज ही नहीं रखती। और अमल के लिए ऐसी कि पान में जरा चूना भी कम हो जाए तो नौकर चाकरों को डांट फटकार कर अनर्थ कर डालती है। भूपति, असल में तुम औरतों की जात बड़ी शक्की होती है, इतना तो कहना ही पड़ेगा। चारू ने कहा, अच्छी बात है, हम औरतें सब शक्की ही सही, पर ऐसा बेहयापन घर में न होने दूंगी, कहे देती हूं। चारू की इन सब बेबुनियाद आशंकाओं से भूपति मन ही मन हंसा और खुश भी हुआ। घर जिससे पवित्र रहे और दाम्पत्य धर्म को अनुमानिक या काल्पनिक कलंक भी रंच मात्र स्पर्श न कर पाए, इसके लिए सती साध्वी स्त्रियों का अतिरिक्त सावधान और संदिग्ध दृष्टि रखना, इसमें भी एक माधुर्य और महत्व है। भूपति ने श्रद्धा और स्नेह से चारू का ललाट चूमकर कहा, इस बात को लेकर शोर मचाने का कोई मौका ही नहीं आएगा। उमापति मेमन सिंह में प्रैक्टिस करने जा रहा है, मंदा को भी साथ लेता जाएगा। अंत में अपनी दुश्चिंता और इन सब अप्रिय आलोचना को दबा देने के लिए भूपति ने टेबल से एक कॉपी उठाकर कहा, तुम अपनी रचना मुझे सुनाओ ना चारू। चारू ने कॉपी छीनकर कहा, ये तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम मजाक उड़ाओगे। भूपति इस बात से कुछ व्यथित हुआ, पर उसे छिपाकर हंसता हुआ बोला, अच्छा, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ऐसा मन लगाकर सुनूंगा कि तुम्हें भ्रम हो जाएगा कि शायद मैं सो गया हूं। पर भूपति उस पर कुछ प्रभाव न डाल सका। देखते देखते सब कॉपियां अनेक आवरणों में विलीन हो गईं। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 8वां परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।